हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम एमसीक्यू करा रहे हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने 2016 का सीजी टेट जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का पेपर का वीडियो बनाया था। आज मैं सीजी टेट 2017 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों प्रीवियस ईयर को बिल्कुल आप रट लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सीजी टेट 2017 जिसके अंतर्गत आपका बाल विकास का ये प्रथम भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि। देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में अलग होता है। जो व्यक्तिगत विशेषता होती है, उनमें विशेषता, उनमें भिन्नताएं अलग अलग होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, ताकि जिस अनुभव के साथ वो बच्चा सीखना चाहता है वो सीख सके। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है ये जो क्वेश्चन है। तो किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है उस संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। कीवर्ड पर आप गौर करें, इसमें नहीं लिखा है तो उस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दें दोस्तों। बाल्यावस्था, देखिए दूसरों पर निर्भरता नहीं है बोल रहा है, जबकि सी दूसरों पर निर्भरता है। एक छोटा सा बालक स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकता, दूसरों पर निर्भर रहता है। प्रश्न चौथा है, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास एक खाली स्थान है ना, अर्थात एक पीपल का पेड़ पहले छोटा है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पीपल का, अर्थात वो निरंतर बढ़ते जाता है। इसीलिए ये जो है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत के अंतर्गत भी आता है ना, विकास की निरंतरता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, मंद श्रवण हानि स्तर है। देखिए, मंद बुद्धि जो बालक है उसको तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों। तो जो बुद्धि लब्धि है उसका मैं वीडियो बना दिया हूं, बुद्धि लब्धि को आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उससे जुड़ी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मंद श्रवण हानि तो 26 से 40 जो डेसिबल होता है वो मंद श्रवण हानि के अंतर्गत आता है। प्रश्न छठवां है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की जो प्रवृत्ति है विशेष रूप से पाई जाती है। शैशवावस्था है दोस्तों, है ना। बालक एकदम जब शिशु रूप में होता है तो कुछ भी बोलते हैं तो उसको बार बार पुनरावृत्ति करने लगता है, दोहराने लगता है। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है ना। देखिए, सिद्धांत इसमें दो प्रकार का है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेटर कंडीशनिंग। आप इसको उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। इसमें इसका जो उत्तर है, सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रिया उद्दीपन रिस्पॉन्स स्टिमुलस है ना, आरएस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं। देखिए दोस्तों, अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पे भी पूछा जाता है। तो देखिए, अनुक्रिया उद्दीपन मतलब आर एक्शन, आर के बाद क्या आता है एस, तो स्किनर होगा। उद्दीपन अनुक्रिया तो एस के बाद टी आता है ना, तो थॉर्नडाइक, अर्थात उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के रचनाकार थॉर्नडाइक है और अनुक्रिया उद्दीपन के स्किनर। इसको भी आप एकदम ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां। देखिए दोस्तों, बेबो गुड़िया के साथ बांडुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति में बच्चे के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होता है ना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, यदि जब बेबो गुड़िया को मारते समय मॉडल को गुस्सा आता तो वो और प्रभावशील हो जाता है ना, अर्थात उसमें और गुस्सा व जो संवेग है वह ज्यादा बढ़ता दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, किसी किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द। किशोरावस्था, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन, है ना। किशोरावस्था माने
कल की वीडियो में भी बताया है दोस्तों कि किशोरावस्था तनाव की अवस्था है, क्षण क्षण में जो मूड बदलते रहता है ना। अगला प्रश्न है 10वां, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में कौन सी उनमें से एक नहीं है ना। एक किशोर बालक है, वह क्या क्या समस्याओं का सामना करता है, 3 समस्या है जिनका सामना करता है, उनमें से एक समस्या नहीं है। देखिए, पैतृक अंतर्द्वंद अर्थात माता पिता से वाद विवाद की स्थिति आती है, मिजाज परिवर्तन मैंने कल ही कहा है, बीच बीच में उनके दिमाग बदलते रहता है, मूड में चेंजेस आते रहती है, जोखिम भरा काम करने लगता है, लेकिन आत्मीयता का भय है ना, ये उसके अंतर्गत नहीं आता, आत्मीयता का भय नहीं होता है किशोर बालक में। अगला है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, किसकी होती है। देखिए, एक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो पालन की भूमिका होती है ना। विकास में पालन की जो भूमिका है महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। अभिवृद्धि को ही हम वृद्धि भी कहते हैं दोस्तों, है ना। ग्रोथ, देखिए डेवलपमेंट अलग चीजें होती है और ग्रोथ अलग चीज होती है। मैंने वृद्धि और विकास का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू दी पॉइंट उसी चीजों को मैंने रखा है जो चीजें एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो अभिवृद्धि क्या है, एक शारीरिक पक्ष है ना, वृद्धि मतलब शारीरिक पक्ष को प्रदर्शित करता है, जबकि विकास क्या है, शारीरिक और मानसिक दोनों को प्रदर्शित करता है। अगला, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग ले सकते हैं क्योंकि, तो इसका उत्तर है दोस्तों, अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते। एक किशोर की हम बात करें, है ना, उसमें काम को तड़क भड़क करने की ललक होती है, वे कभी किसी चीज को गहराई से नहीं सोचते कि इस काम को करने से मुझे हानि है या लाभ है, वो सिर्फ वर्तमान के साथ चलने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। देखिए, आप एक शिक्षक के रूप में सोचेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो छात्र का समूह दूसरे छात्र को परेशान कर रहा है, तो आप छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श दें, अर्थात उनको व्यक्तिगत रूप से समझाएं कि इस प्रकार से किसी छात्र के साथ ऐसा करना गलत है, ये रैगिंग के अपराध के तहत आता है, उनको उसके बारे में अच्छे से बताना आवश्यक है दोस्तों। प्रश्न 15 है दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता खाली स्थान के दौरान दिखाई देता है। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आप जान रहे हैं, तो यहाँ पे पियाजे ने पराधीन जो नैतिकता, पियाजे ने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए दोस्तों, है ना। तो नैतिकता से संबंधित है, तो 4 से 7 वर्ष की उम्र का जो बालक है उनमें जो नैतिकता का गुण है दिखाई देने लगता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर है कि आत्मसात करना, देखिए आत्मसात करना और सामंजस्य स्थापित करना, ये दोनों चीजें अलग अलग है दोस्तों। तो समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। इसको याद रखेंगे, आत्मसातकरण, समंजन, अनुकूलन, ये जो 3-4 इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आते ही हैं। मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा, आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, प्लेलिस्ट में जा करके आप इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे जो साथी हैं उनमें कहना चाहिए मतभेद की स्थिति रहती है। तो देखिए दोस्तों, शाला की प्रथम कक्षा में, है ना, 2019 के अनुसार 25% जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर 25% सीट गवर्नमेंट, मतलब कहना चाहिए गरीब समवर्ग के बच्चे हैं उनके लिए रहता है, निःशुल्क पढ़ाई होती है, ये तो आप सबको पता है। तो ये कई लोग सोचते हैं कि यह पहली कक्षा में ही एडमिशन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मान लीजिए कि किसी स्कूल में केवल 6वीं से 8वीं तक है, प्राथमिक नहीं है, तो वहाँ 6वीं कक्षा में प्रवेश मिलेगा। अगर स्कूल 9वीं से 12वीं तक ही है तो
9वीं कक्षा में, अर्थात उस संस्था के सबसे निचले कक्षा, चाहे वह संस्था में कोई सी कक्षा से भी प्रारंभ हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल याद रहे, शाला की प्रथम कक्षा की बात होती है, न कि कक्षा में पहली कक्षा की बात। अगला प्रश्न है, यह धारणा कि किशोर तनाव, देखिए यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवसर का अनुभव करते हैं सभी किशोरों के लिए सत्य है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, क्योंकि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, इसको आप सभी जानते हैं। तो किशोरावस्था में बहुत सारे विशेषताएं हैं दोस्तों, उनमें महत्वपूर्ण विशेषताओं को यदि आपने देख लिया तो किशोरावस्था के अंतर्गत अगर कुछ भी प्रश्न आता है तो वो आपसे छूटेगा नहीं। जुड़े रहेंगे हमारे वीडियो के साथ ताकि आप हम तमाम जो इम्पोर्टेंट चीज़ों को बता सकें। 19वां प्रश्न है, वाइगोत्सुकी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, स्कैफोल्डिंग। आपने सुना होगा स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत वाइगोत्सुकी ने दिया है। तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, अपने से जो अधिक निपुण साथी है या शिक्षक है उनकी हेल्प से सीखना, ये स्कैफोल्डिंग है ना। तो इसका उत्तर सी है, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना। ठीक है। 20वां प्रश्न है, उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चे किन भौतिक गुणों में परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ बात हो रही है दोस्तों। तो उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र का जो परिवर्तन है उसको समझने लगते हैं। कल के वीडियो में भी आप देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 2016 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, मतलब रिपीट किया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया है। देखिए कीमोथेरेपी किसमें होता है, कैंसर के इलाज में जो किरण गुजारते हैं कैंसर के कीटाणुओं को मारने के लिए, वही कीमोथेरेपी है दोस्तों। तो कीमोथेरेपी करवाते वाले जो मरीज है अस्पताल को देखते ही उनको उल्टी जैसा लगती क्यों, तो CS की वजह से। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 22 कहता क्या है, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे किंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। अगला है MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है, तो तंत्रिका प्रतिबिंब की एक प्रक्रिया है MRI, याद रखेंगे दोस्तों। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम, विकास के सिद्धांत में बहुत सिर से पैर का सिद्धांत, देखिए बहुत सारे नाभि से बाहर की ओर, पैर से अंगूठे से मस्तक तक, ये बहुत सारे सिद्धांत है दोस्तों। तो मस्तकाधोमुखी है, क्या है, मस्तक से पैर के अंगूठे तक आता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है केंद्रीयता, है ना, या केंद्रीयता। तो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता केंद्रीयता है। प्रश्न क्रमांक 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है ऐच्छिक हो, ये चीजें सुझाया गया है दोस्तों। 3 माह की अवस्था में प्राथमिक जो संवेग है, प्रारंभिक या इसे प्राथमिक संवेग भी कहते हैं मित्रों, तो प्रसन्नता, उदासी और घृणा एक 3 माह के बालक है उसमें विकसित हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 28 है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो अवलोकन, है ना, अवलोकन जिसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं दोस्तों। अर्थात किसी भी चीज के बारे में, यदि से मान लो बच्चों को बताना है कि अ के अनार, अगर बच्चों के सामने आप अनार रखोगे, आ के आम रखोगे, तो बच्चे उसको देख के जल्दी सीखते हैं। इसीलिए जो शिशु है, छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए अवलोकन विधि सबसे बेस्ट है। प्रश्न क्रमांक 29 है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों। देखिए संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, ये दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30वां, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। एकीकृत,
देखिए दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में बहुत सारे बालक आते हैं, सभी को एकीकृत शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये तो रहा दोस्तों सीजी टेट 2017 का प्रश्न पत्र। मैं कल के वीडियो में 17 के बाद में अर्थात कल के वीडियो में सीजी टेट 2018 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रश्न लेकर आऊँगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं अन्य टॉपिक पर भी वीडियो लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने 6 से 7 बार सीजी टेट की परीक्षा और सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ है। साथ ही साथ मैं खुद चयनित शिक्षक हूँ, तो मुझे आइडिया है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं उन सभी आइडियाज़ को, जो चीज़ें मैंने किया है, आप तक जरूर पहुंचाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहें दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।